हमारे सनातन धर्म में जन्म से लेकर के मृत्यु तक 16 संस्कार माने गए हैं। हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि व्यक्ति का जब जन्म माँ के गर्भ में आता है ना, उससे पहले ही, उससे पूर्व ही उसके संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं। और मृत्यु वो तो हमारे हाथ में है नहीं, लेकिन वह भी एक तरह का संस्कार माने गए हैं। इन 16 संस्कारों में व्यक्ति जब जन्म लेता है, बड़ा होता है, और प्राय हम लोग जिसको सबसे ज़्यादा हम महत्व देते हैं वह होता है वेडिंग यानी विवाह संस्कार। हमारे यहाँ पर कहते हैं कि एक जोड़े को 7 जन्म तक ये साथ रहेंगे, ऐसा कहा जाता है। चलो 7 जन्म तो रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन 7 जन्म किसने देखे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा लड़का और हमारी लड़की वो जो जिनके साथ विवाह करने जा रहे हैं, हमारा बेटा बहू है या फिर हमारी बेटी दामाद है, ये 7 जन्म तो ठीक है, एक जन्म भी अच्छे से रहे, तो केवल अच्छे रहने से वो अच्छे नहीं रहेंगे। यू हैव टू वॉक ऑन द पाथ। हमको उनके विवाह का मैरिड लाइफ अच्छी रहे, उसके लिए हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि शुभ सर्वश्रेष्ठ अच्छे मुहूर्त पर ही हमें अपने जो बालक या बालिका है उनका विवाह कर देना चाहिए, उनका विवाह करना चाहिए विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। तो आज इस वीडियो में हम मुख्य रूप से यही बात करेंगे कि जब भी आपका लड़का या लड़की विवाह योग्य हो जाए तो जो चैलेंजेस प्रमुख आते हैं कि देखो, सबसे पहले तो जब आप विवाह का मुहूर्त निकालेंगे उसके पहले हमको ये काम करना है कि हम जब विवाह कर रहे, सगाई करेंगे, तब हमने सगाई किन नाम से की है। क्या हमने लड़का और लड़की के चलते नाम से यानी कॉलिंग नेम, जो उनका चलित नाम होता है, प्रचलित नाम होता है, जो उनके आईडी प्रूफ में जो नाम होता है उस नाम से अगर हमने सगाई की है, या फिर हमने दोनों का तारीख, समय, जन्म स्थान को साथ में सामने रख करके जन्म पत्रिका अच्छे पंडित जी से मिलाई है। ध्यान रखिएगा, अगर आपने ऐसे ही वेबसाइट से, ऐप से कर लिया है तो उसकी जिम्मेदारी तो फिर कोई नहीं लेगा। तो यह भी ध्यान रखें कि विवाह का मुहूर्त निकालने से पहले अगर आप सच में अपने बालक और बालिका का मैरिड लाइफ चाहते कि अच्छी रहे, तो योग्य विद्वान पंडित जी से उनका चाहे चलता नाम से हो या कुंडली हो, वो मिलान कराए। अब आपने मान लीजिए चलता नाम से ही मिलान कर लिया, ये कुंडली मिलान कर लिया, ये अच्छा हो गया, तो अब आप पंडित जी के पास आपको जाना है। पंडित जी के पास जाकर के आप उनसे निवेदन करें कि महाराज जी, हमने इनकी सगाई के समय अब आज का जो एक और जो चलन चल रहा है कि लव मैरिज है, वहाँ तो फिर करना ही होता है, तो वहाँ कुंडली वगैरह क्या देखी जाती है, लेकिन तब भी दोनों के नाम से, चलता नाम है या फिर कुंडली मिलाई है तो उसका नक्षत्र, नमांश कुंडली है, चलित कुंडली है, लग्न कुंडली है, इन सब के आधार पर मिलान होने के बाद जब हम शादी की डेट निकालते हैं तो यहाँ पर एक बात, अब ये तो मुख्यतः पंडित जी निकालेंगे, तो पंडित जी को इस बात की जानकारी रखना बहुत आवश्यक है। एंड ही हैज टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद दिस थिंग कि जब आप शादी की डेट निकाल रहे हैं तो आपको यह देखना चाहिए कि आपने क्या सगाई के समय इनका नाम से सगाई की है या कुंडली मिला करके। ऐसे नहीं कि अगर हम नाम से कर रहे हैं तो शादी का मुहूर्त भी उनके चलते नाम से होना चाहिए। सगाई अगर हमने बोलता नाम कुंडली मिला करके की है तो शादी की डेट भी हमें कुंडली मिला करके ही करना चाहिए, उसके आधार पर जो जन्म नाम आता है उसी के आधार पे। और यह अपराध नहीं करे कि एक का लड़का का बोलता नाम है कॉलिंग नेम और लड़की का जन्म नाम, या फिर दोनों के जन्म नाम से, यह नहीं, दोनों का या तो चलता नाम लड़का लड़की का, और फिर यानी दोनों की पत्रिका को आपको पंडित जी के सामने रखना है। अब यह वीडियो मुख्यतः मैं तो कहूँगा कि जो लोग बिगिनर्स हैं या फिर जो लोग एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं और विशेष करके जो लोग पांडित्य कर्म करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में रखते हैं, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। साथ में जनसाधारण भी क्रॉस चेक कर ही सकते हैं अगर उनको ज्योतिष की, एस्ट्रोलॉजी की बेसिक जानकारी हो। तो पंडित जी को इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि जब आप विवाह का मुहूर्त रख कर रहे हैं तो आपको किन नियमों की आपको पालन करना चाहिए, किन नक्षत्रों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी तिथि हमारे विवाह के लिए शुभ मानी गई है, कौन से दोष हमको ध्यान रखना चाहिए, लड़का लड़की के लिए बल जो होते हैं नवग्रह, उनमें से कौन से बल को हमको देखना चाहिए। इन्हीं सब बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो अगर आपने देख लिया तो मोटा मोटा आप समझेंगे कि आपको विवाह की मुहूर्त निकालना एक तरह से आ ही गया है। तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि जब भी आप विवाह कर रहे हैं सबसे पहले तिथियां होती है, तो शास्त्रकार इस विषय में कहते हैं कि हमें अमावस्या, रिक्ता तिथि यानी चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, इनको हमें पूर्ण रूप से अवॉइड ही करना चाहिए। इसके अलावा तिथियों के अलावा कुछ विशेष योग है जिन पर भी हमें विवाह नहीं करना चाहिए। उनमें शास्त्रकार आज्ञा करते हैं कि भद्रा है, और इसमें शुभ भद्रा हो तो ठीक है, यमघंटक है, दग्ध है, तिथि है, कुलिक दोष है, इनको हमको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ, जब भी हमारे पास ग्राहक आते हैं, क्लाइंट आते हैं अपना लड़का या लड़की का विवाह का मुहूर्त प्राप्त करने के लिए, तो वो हमसे कहते हैं कि महाराज जी
क्या आपने रेखा देखी है? और अधिकतर हमसे लोग कहते हैं कि महाराज जी हमको 9 रेखा का सावा दीजिए। देखिए रेखा क्या होता है, एक जो विवाह होता है ना उसमें 10 तरह के दोष होते हैं। 10 तरह के दोष कौन से हैं? लता दोष हुआ, पात दोष हुआ, युति दोष हुआ, वेद दोष हुआ, जामित्र दोष हुआ, बाण दोष हुआ, एकरगल दोष हुआ, उपग्रह दोष हुआ, क्रांति साम्य दोष हुआ और दग्धा तिथि दोष हुआ। तो ये 10 दोष है। अब एक सावा में अगर 10 रेखा का वह विवाह का मुहूर्त है तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। उसके बाद 9 रेखा का आ गया यानी उस विवाह में एक दोष है। 8 रेखा का आ गया तो उसमें 2 दोष है। 7 रेखा का आ गया तो उसमें 3 दोष है। 6 रेखा का तो हमें किसी भी प्रकार से 7 रेखा के नीचे नहीं जाना चाहिए। इनमें भी मैं ये हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप 10 रेखा को प्रायोरिटी दीजिए। 10 रेखा के बाद 9 रेखा हम कर सकते हैं, 7 रेखा को कर सकते हैं। मेरे पर्सनली देखने में आया कि 8 रेखा का विवाह थोड़ा सा वो उसको हमको अवॉइड करना चाहिए। नहीं मिल रहा हो तो ठीक है, लेकिन 8 रेखा को भी हमें अवॉइड कर देना चाहिए। तो यह रेखा हुआ। के बाद अगर हम बात करें कौन से नक्षत्र विवाह के लिए श्रेष्ठ होते हैं, तो विवाह के लिए जो नक्षत्र श्रेष्ठ माने गए हैं उनमें रोहिणी, तीनों, उत्तरा, रेवती, मूल, स्वाति नक्षत्र, मृगशिरा, मघा, अनुराधा और हस्त, यह नक्षत्र श्रेष्ठ माने गए। तो क्या हम साल भर में कभी भी विवाह कर सकते हैं? नहीं। हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि माघ में विवाह करने से कन्या धनवती होती है, फाल्गुन में यह सौभाग्यवती कहलाती है, बैसाख ज्येष्ठ में पति को प्रिय मानी जाती है, आषाढ़ में यानी देवशनी एकादशी से करने से पहले कुल की वृद्धि मानी जाती है और कार्तिक के अंत में और मार्गशीर्ष मास को भी कहीं कहीं हमारे शास्त्रों ने विवाह के लिए शुभ माना है। लेकिन अभी देखने में आता है कि काफी लोग अबूझ मुहूर्त में भी कर लेते नहीं। अबूझ आपके कन्या और जो दूल्हे हैं या लड़का लड़की के नाम से अगर चंद्रमा, गुरु और सूर्य श्रेष्ठ है और प्लस में अबूझ मुहूर्त मिल जाए तो हमें करना चाहिए। अदरवाइज डोंट ओनली डिपेंड ऑन अबूझ मुहूर्त। अबूझ मुहूर्त मुझे लगता है जहाँ सामूहिक विवाह होते हैं, जहाँ इन सभी के चंद्रमा, गुरु, सूर्य को देखना संभव नहीं होता है, वहां लिया जा सकता है। लेकिन मात्र अबूझ मुहूर्त पर हमें विवाह को टालना ही चाहिए। अब इसके अलावा एक शास्त्र का विशेष आज्ञा है और शास्त्र कहते हैं कि ज्येष्ठ का महीना। ज्येष्ठ का महीना यहाँ पर त्रिज्येष्ठ मतलब लड़का अपने घर में, जिसका जो दूल्हे राजा है वो अपने घर में अपने माँ की प्रथम संतान हो, माता पिता की प्रथम संतान हो, चाहे जीवित हो मृत हो, प्रथम संतान हो। कन्या वह भी अपनी माता पिता की प्रथम संतान हो। ज्येष्ठ संतान, प्रथम यानी हम लोग कहते हैं ज्येष्ठ संतान। तो लड़का ज्येष्ठ प्रथम संतान, लड़की ज्येष्ठ प्रथम संतान और महीना भी ज्येष्ठ, चाहे कृष्ण पक्ष हो शुक्ल पक्ष हो। तो ये त्रिज्येष्ठ हो गया ना। त्रिज्येष्ठ को हमारे शास्त्र कहते हैं एट एनी कॉस्ट वी मस्ट अवॉइड, हमें इनको टाल देना चाहिए। हाँ, इनमें 2 ज्येष्ठ हो, मान लो लड़का ज्येष्ठ हो, महीना ज्येष्ठ हो, बिल्कुल कर सकते हैं। कन्या ज्येष्ठ हो और महीना ज्येष्ठ हो, बिल्कुल कर सकते हैं। महीना कोई और हो, कन्या और लड़का दोनों भी ज्येष्ठ हो, 2 ज्येष्ठ अति श्रेष्ठ, 3 ज्येष्ठ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बात जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि लड़का और लड़की के जो नवग्रह होते हैं उनमें कुछ 3 प्रमुख ग्रहों के बल है वो हमको देखना चाहिए। हमारे शास्त्रकार इस विषय में एक सूक्त प्रदान करते हैं और कहते हैं वरस्य भास्करम बलम कन्यायाश्च गुरोर्बलम द्वयोश्चंद्र बलम ग्राह्यम विवाहे नान्यथा भवेत्। इसके लिए हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि जो कन्या है उसके लिए हमें बृहस्पति गुरु का बल देखना चाहिए, जो बिंद राजा जी दूल्हे राजा जी है उनके लिए सूर्य का बल, और कन्या और दूल्हा दुल्हन दोनों के लिए हमें चंद्र का बल। ये त्रिशुद्धि होना परम आवश्यक है। इसमें जब हम बात करते हैं सबसे पहले हम कन्या के लिए बात करते हैं कि गुरु का बल। तो गुरु के बल के लिए हमारे शास्त्रकार आज्ञा करते हैं और कहते हैं कन्या के लिए जब हम विवाह करते हैं तो उसमें गुरु जो है उसका क्या माना गया है। तो उसके लिए हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि कन्या की कुंडली में कन्या की राशि से जब गुरु 4, 8वें या 12वें भाव में हो तो उसको अशुभ माना गया है। कन्या की राशि से गुरु 1, 3, 6 या 10वें भाव में हो तो वह पूजा का गुरु माना गया है। और शुभ गुरु का बल अगर हम देखें तो वह कन्या की राशि से 2, 5वां, 7वां, 9वां और 11वां भाव, इसको हम लोगों ने कन्या की राशि से शुभ माना है। अब यह तो हो गया कि कौन सा गुरु जो होता है वो पूजा का होता है, कोई शुभ होता है, कौन सा अशुभ। अब अगर आप इसको एक एग्जाम्पल से समझना चाहे तो मान लीजिए किसी कन्या का नाम राधा है तो उनका तुला राशि हुई, और मान लीजिए अभी गुरु कर्क राशि में है तो गोचर कर रहे हैं तो कन्या की जो राशि हो गई वह तुला राशि से आप कर्क राशि तक गिनेगा। तो वर्तमान में कन्या का 10वां गुरु चल रहा है जो कि पूजा का होता है। तो इसके लिए हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि यथासंभव हमें प्रायोरिटी देना चाहिए कि पूजा की शादी को अवॉइड ही करना चाहिए। अब काफी पंडित जी कहते हैं कि भाई पूजा करने में क्या दोष है। मैं कहता हूँ 2, 4, 6 महीने के अंतराल में अगर बिना पूजा की हमको सावा की डेट मिल रही है तो हमें बिल्कुल यही प्रयास करना चाहिए कि पूजा का हम न करें। ये तो होगा कन्या के लिए। अब हम लड़के के लिए बात करें तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं लड़का के लिए जो दूल्हा होता है उसके लिए सूर्य बल का देखना चाहिए। तो
तो सूर्य बल में हमारे शास्त्रकार कहते हैं वर की राशि से सूर्य जब चौथे भाव में हो, 8वें में हो या 12वें में हो तो इसको अशुभ माना गया है। वर की राशि से सूर्य जब 1, 2, 5वां, 7वां या 9वां हो तो यह पूजा का माना गया है। और शुभ सूर्य वर की राशि से जब सूर्य 3रे, 6ठे, 10वें और 11वें भाव में हो तो उसे हम लोग शुभ मानते हैं। तो यह हुआ कि सूर्य कौन सा हमें पूजा का होता है, कौन सा खराब होता है और कौन सा हमें शुभ होता है। अगर आप इसको एग्जाम्पल से समझना चाहें तो मान लीजिए किसी वर का नाम अभी वैभव है तो उनकी वृषभ राशि हुई। सूर्य मान लीजिए मेष राशि में गोचर कर रहे हैं तो वर की वृषभ राशि से वर्तमान में सूर्य की जो मेष राशि में गोचर कर रहे हैं वहां तक अगर आप गिनते हैं तो यह 12 आता है जिसको हम लोग अशुभ मानते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए ये 14 जब सूर्य वैशाख के महीने में हो तो उसको हमारे शास्त्रकारों ने कहा है कि ये उच्च का सूर्य होता है। तो उच्च का जब सूर्य होता है तो चौथा, 8वां, 12वां भी हम इसको शुभ मानते हैं। तो कन्या के लिए हमें बृहस्पति देखना है, दूल्हा के लिए, वर के लिए हमें सूर्य देखना है और कन्या और जो वर होता है दोनों के लिए हमें चंद्रमा देखना होता है। तो शास्त्रकार कहते हैं वर और कन्या के दोनों के लिए चौथा, 8वां, 12वां चंद्रमा नहीं लेना चाहिए। लेकिन वर के लिए अगर चंद्रमा जो है वह उच्च का हो तो वह चलता है, यानी वृषभ का, और 12वां चंद्रमा हो तो भी वह भी स्वीकार किया गया है। इसके अलावा शास्त्रकार कहते हैं कि कुछ ऐसे देखने में आया है, ये मैंने अपनी आंखों से भी देखा है और शास्त्रों ने भी इनको कहा है, और कुछ विशेष नियम जिनका हमको पालन करना चाहिए उनके अंतर्गत शास्त्रकार कहते हैं यथासंभव 2 सगी बहनों का विवाह 2 सगे भाइयों से नहीं करना चाहिए। एक ही मंडप में 2 जोड़ों का विवाह एक साथ करने से बचना चाहिए। यदि माताएं अलग हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक घर में एक विवाह के बाद दूसरे विवाह में कम से कम हमें 6 महीने का तो उसमें गैप अंतराल होना ही चाहिए। तो यह विवाह निकालने की सरल शास्त्रीय विधि थी कि सूर्य, बृहस्पति और हमें चंद्रमा ये बल देखने चाहिए। तो यह साधारण तरीके से हम लोग विवाह का मुहूर्त निकाल सकते हैं। लेकिन 2 बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। डोंट कंप्लीटली रिलाई ऑन वेबसाइट्स, ऐप और जो ऐप्स होते हैं, वेब पोर्टल्स होते हैं, उन पर देख लिए, भाई कर लिया, हाँ हमारे को संडे दिख रहा है, काफ़ी लोग भवन, कौन सा भवन खाली है उसके हिसाब से कर लेते हैं। भवन से शादी की डेट का क्या लेना देना है? अगर भवन खाली नहीं है, वेन्यू खाली नहीं है, हम दूसरी जगह देखेंगे। लेकिन लेट अस नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द हैप्पीनेस ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम। काफ़ी लोग यो भी कहते हैं महाराज जी अभी हमारा लड़का यूएस में कहीं बाहर रहता है, वो इतने दिन में आएगा, भाई उसके आने जाने से विवाह के इनका जीवन खराब होगा। तो यहाँ बिल्कुल ध्यान रखिए कि पंडित जी जब वह विवाह का मुहूर्त निकाले, जजमान को स्पष्ट कहिए कि यह जो मुहूर्त है इस समय तक है, इसके बाद नहीं है, यह मुहूर्त पूजा का है। मैं तो बिल्कुल पूजा को अनुमति देता ही नहीं हूँ। और बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है लड़का लड़की की, भाई अब हो ही नहीं रहा है, बड़ी मुश्किल से किसी का घर बसा है, तो पंडित जी को भी कहना चाहिए कि यहाँ सूर्य की, बृहस्पति की, चंद्रमा की पूजा है वो आप कराएं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका लड़का और लड़की की मैरिड लाइफ अच्छी रहे, और क्योंकि हमें ज्योतिष आदि विद्या में हमारी नवी पीढ़ी है वर्तमान में, और आप चाहते हैं कि आप हमसे विवाह का मुहूर्त हमसे प्राप्त करना चाहते हैं जो बिना कॉम्प्रोमाइज लड़का लड़की के लिए सारे बल आदि जो नियम है उनको पालन करके हम देखते हैं, तो स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप हमें कॉल करें और मात्र 1100 रुपये दे करके वह विवाह का शुभ मुहूर्त आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं।